हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है 2025 के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम आपके किताब से ढूंढ कर लाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट। यह सभी प्रश्न आपके पिछले वर्षों में बच्चों क्या पूछे गए हैं। पिछले वर्षों में 2009 से जो आगे है जो प्रश्न है वो सभी क्या पूछे गए हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और समझिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा हम आपको क्या लास्ट में बताएंगे। पीडीएफ कहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है और इस सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए यह मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यह जो क्या है कि किस चैप्टर से लिखा है, बातचीत चैप्टर से। बातचीत किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है, इस बातचीत का उत्तम तरीका पूछ रहा है। तो देखिए पढ़िए, विधातापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बातचीत करने का। जब सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन है बच्चों, हमने बताया था कि क्या है, अवाक होकर खुद से बात करना। जो खुद से ही बात करना होता है बच्चों, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खुद से बात करने में किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आप से दुखी नहीं हो सकते, आप अपने को खुलकर कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो देखिए हमने पढ़ाया था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे बच्चों किस मासिक पत्रिका निकाला था। देखिए क्या प्रताप निकाला था, करमवीर, हिंदी प्रदीप या ज्योति सन्ना। तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, हिंदी प्रदीप जो जो निकाला था। किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका को निकाला था। ठीक है, देखिए बातचीत किस विधा की रचना है। तो देखिए बातचीत की विधा में देखिए बातचीत क्या है, तो बच्चे बातचीत एक निबंध है। क्या है बच्चों, विधा पूछ रहा है तो बातचीत क्या है, निबंध है। और निबंध में भी कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। कैसा निबंध, तो ललित निबंध है बच्चों। ठीक है, इसी बात को आपको क्या ध्यान रखना है, ललित निबंध है। तो देखिए क्या आलोचना है, नहीं है, गीत है, नहीं है, शोधक है, नहीं है, निबंध है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा डी जो होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है उस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो देखिए रॉबिन क्रूसो एक व्यक्ति थे बच्चों जो 16 वर्ष तक कहाँ पर रहे थे, और जंगल में रहते। कहाँ पर रहते, तो जंगल में रहते। और जंगल में रहते थे तो इन्हें क्या इंसानी बोली सुनने को नहीं मिला। तो 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से सुने, तो यह जो बच्चों थे क्या फ्राइडे, क्या सनेडन से, एडिसन से या स्टील से। तो देखिए बच्चों इन्होंने जो बात सुनी थी वो फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। किसके मुंह से सुनी थी, फ्राइडे के मुंह से। इस प्रश्न को एक और तरीका से पूछा जा सकता है कि रोबिन क्रूसो ने कि फ्राइडे के मुख से कितने वर्ष के बाद बोली सुनी। तो वर्ष बताना है, यानी वर्ष आपको बता देना है 16 वर्ष। कितने वर्ष के बाद, तो 16 वर्ष के बाद। ठीक है बच्चों, देखिए 5 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो हमने बताया था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह बताया था बच्चों बेन जॉनसन ने। किसने बताया था, बेन जॉनसन। और देखिए, और असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है, किसने बताया था, एडिसन ने बताया था। किसने बताया था, एडिसन ने बताया था। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो 2 लोगों के बीच। यह ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए असल बातचीत मनुष्य का साक्षात्कार कितने लोग साक्षात्कार कैसे होता है, तो बोलने से कौन बताया था, तो बेन जोसन, यानी हमारा बी जो हो जाएगा बच्चों वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोले, किसके न होने से सृष्टि गूंगी पड़ती थी। तो गूंगी मतलब क्या, कोई नहीं बोलेगा। गूंगी मतलब कोई नहीं बोलेगा, गूंग हो जाएंगे सब कोई। तो गूंग हो जाए कब होंगे, जब कोई बोलबे नहीं करेगा तो गूंग हो जाएंगे। तो बोलने को हम कह देते हैं वाक शक्ति। बोलने को क्या कह देते हैं, वाक शक्ति। वाक शक्ति तो गूंगी क्या है, देखिए श्रवण शक्ति। तो श्रवण शक्ति तो सब कोई बहिर हो जाएगा, मैंने किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो नहीं, गूंगी करने की बात है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बी नंबर जो हमारा है तो यह हमारा सही है, वाक शक्ति। दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति में तो याद करने की शक्ति। तो याद करने की सृष्टि शक्ति से कोई सृष्टि हमारा जो क्या है गूंगी हो सकती है, तो कहिए नहीं सर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने हमें कौन सा पाठ पढ़ा है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा हमने कड़बक पाठ पढ़ा है। कौन सा पाठ पढ़ा है, कड़बक। कड़बक जो पाठ लिखा है बच्चों किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है।
और जायसी का जन्म पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो जायसी का जन्म। तो जायसी का जन्म उन्होंने बताया था कि 1400 कब में हुआ था? तो 1492 में हुआ था। 1492 यानी 1415, 1450 नहीं, 1485 भी नहीं, 1492। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है बच्चों काफ़ी जो नेत्र से यह नेत्र दोष थे, इनमें नेत्र दोष, यह आंख से अंधे भी थे, इन्हें चेचक रोग भी था और ये काले भी थे। ठीक है बच्चों, इन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे थे? जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हैं? तो जायसी जो बच्चों प्रेम मार्गी थे। किस मार्ग के थे? तो प्रेम मार्गी थे बच्चों, आपको याद रखना है। जायसी क्या थे? तो प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी तो नहीं, प्रेम मार्गी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण मार्गी नहीं थे, सगुण भक्ति काव्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि जायसी की काव्य की भाषा क्या थी? तो जायसी बच्चों लिखते थे वह बच्चों लिखते थे कि किस भाषा में लिखते थे? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जायसी की भाषा पूछा जा रहा है। तो जायसी की भाषा हमने आपको बता दिया था कि जायसी की जो भाषा है बच्चों वो अवधी है। क्या थे बच्चों? जायसी की भाषा अवधी भाषा है। ठीक है बच्चों, अवधी भाषा यानी खड़ी बोली नहीं होगा, ब्रज भाषा भी नहीं होगा, अवधी यानी ऑप्शन नंबर हमारा शिव सही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि जायसी जायसी ने रतन से तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो देखिए जायसी ने रतन से पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, यह बताना है। क्या प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त के रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो जायसी बच्चों रतन सेन पद्मावत की कविता को अपने रक्त के रूप में लई के द्वारा जोड़ते हैं। मैंने रक्त का जो उपयोग करते हैं किसमें? लई। लई मतलब होता है गोंद। लई मतलब क्या होता है बच्चों? गोंद होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए और जायसी ने इन कविताओं को किसके द्वारा जोड़ा है? तो रक्त के रूप में लई के। और सींचा किसके द्वारा, यह भी पूछा जाता है। सींचा है किसके द्वारा? तो सींचा है बच्चे अपने आंसुओं द्वारा, अपने आंसुओं द्वारा सींचा, आंसुओं द्वारा सींचा है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा सींचा है? तो आंसुओं द्वारा सींचा है, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं? तो देखिए प्रेम के पीर कवि के बारे में बताना है। तो प्रेम के पीर कवि हमने अभी बता दिया था, कौन थे? जायसी थे। जायसी थे, कौन थे? जायसी थे। और जायसी का जो जन्म हुआ था हमने कब बताया था? 1492 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बोलिए, कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जायसी जायसी इन प्रेम के पीर कवि कौन है? तो जायसी यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो देखिए कड़बक जो हम पाठ पढ़े हैं, क्या आखिरी कलाम से लिया गया है, क्या अखरावट से, माधु मालती से, पद्मावत से? तो देखिए हम जो कड़बक पाठ पढ़े हैं यह बच्चों, यह पद्मावत से लिया है, पद्मावत से लिया गया है। और यहाँ से 1 नंबर प्रश्न पूछा गया, पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। क्यों अवधी है? क्योंकि जो जायसी कड़बक लिख रहे हैं, कड़बक कौन लिखे हैं? तो जायसी लिखे हैं। और जायसी किस भाषा में लिखते थे? तो जायसी बच्चों लिखते थे अवधी भाषा में, इसलिए हमारा जो हो जाएगा पद्मावत की भाषा क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 13 नंबर लिखा गया है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? तो देखिए जायसी जैसे क्या कमल से की है, क्या कुमुद से की है, सरोवर से, दर्पण से? तो देखिए जायसी की जो आँख की अपने बता रहे हैं, वह एक आँख से अंधे थे और एक आँख जो था बच्चों, उस आँख की उपमा जो बच्चों किससे की है? दर्पण से की है। दर्पण से इसलिए क्योंकि उनका जो आँख था बच्चों निर्मल निश्चल था, जो दिखता था वही दिखाता था। जिस प्रकार दर्पण में देखिएगा, जो देखिएगा वही दिखाएगा, वही दिखता है, जो दिखेगा वही दिखता है बच्चों। उसी प्रकार जो जायसी की भी आँख थी। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, दर्पण की तरह। ठीक है, उपमा की है। उपमा मतलब होता है बच्चों, उपमा मतलब होता है तुलना, तुलना करना, तुलना करना। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किसने कहा था कि अभी न जानो कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो देखिए किसने कहा था कि इस देश को जनता को मीलों जाना है? तो किसने कहा था बच्चों? तो यह क्या महात्मा गांधी, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो देखिए यह जो कहा था बच्चों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है,
इसको याद रखना है। और जवाहरलाल नेहरू को बच्चों, जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश जो नारायण थे बच्चों, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे बच्चों, भाई कहते थे। क्या कहते थे? भाई कहकर बुलाते थे। यहाँ से 1 नंबर प्रश्न पूछता है कि जयप्रकाश नारायण किसे भाई कहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को बच्चों क्या रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को बच्चों अमेरिका का दलाल कहा गया था। कहाँ का? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है, तो देखिए हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका का दलाल। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? देखिए लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या महात्मा गांधी को, क्या जयप्रकाश नारायण को, क्या महाकवि जायसी को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो देखिए लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने ही बच्चों छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कब किया था बच्चों? तो 1974 में किया था। 1974 में किया था। और संपूर्ण क्रांति इनकी देन है। कि संपूर्ण, यहाँ से पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो संपूर्ण क्रांति बच्चों जयप्रकाश नारायण की देन है। किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की देन है। और जो इन्होंने यह संपूर्ण क्रांति हम पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों, संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? यहाँ से पूछा जाता है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ भाषण है। क्या है? भाषण है। और यह भाषण इन्होंने 5 जून 1974 को 5 जून 1974 को कहाँ दिया था? तो पटना में दिया था। कहाँ दिया था? तो पटना में दिया था। ये सभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रखना है बच्चों। ठीक है, यानी हमारे इसका जो राइट आंसर लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है बताना है। क्या उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को? तो किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है बच्चों उमा शंकर दीक्षित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर दीजिए। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? तो हमने बताया था कि 1998 में तो बच्चों था, 1998 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? भारत रत्न। 1990 भी नहीं होंगे, 1978 भी, 1974 भी, 1998 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? देखिए प्रश्न लिखा गया जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया गया? तो देखिए हम अभी बताएं कि संपूर्ण क्रांति का जो भाषण दिया था कहाँ दिया था? तो पटना में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को भाषण दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम रहना चाहिए। यानी देखिए हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे? 20 नंबर पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए हम अभी बताएं कि संपूर्ण क्रांति जो देन है किसकी देन है? तो जब जयप्रकाश नारायण की, यह कब शुरू हुई? तो 1974 में शुरू हुई थी। तो 1975 में, 1976, 1977 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हम जो सम्मानित किया गया था बच्चों, उन्हें सम्मानित किया गया था मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बच्चों। किस पुरस्कार? मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी अर्जुन पुरस्कार नहीं, नोबेल पुरस्कार नहीं, मैग्सेस पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन का क्या नाम? तो देखिए जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन देखिए, तो क्या नाम, पहला नाम दिया है बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। तो देखिए जयप्रकाश नारायण दो थे बच्चों, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था बच्चों बाउल था। क्या नाम था? बाउल था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है
कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। देखिए हम शुरू में ही बता दें कि जयप्रकाश नारायण किसे भाई कहते थे। तो जयप्रकाश नारायण तो बच्चों वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते थे, भाई कहते थे। यानी दिनकर जी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगले जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी किस शहर से शुरुआत का चित्रण है। तो देखिए उसने कहा था कहानी जो बच्चों हमने पढ़ाया था आपको, वो अमृतसर से शुरू है। अमृतसर से शुरू है। अमृतसर में जो लड़का और लड़की रहते थे वो कहाँ रहते थे, यह भी प्रश्न पूछा जा जाता है। वो कहाँ रहते थे, तो अपने मामा के यहाँ रहते थे। ठीक है बच्चों। और लड़का जो था बच्चों, लड़का का जो आगे जाकर नाम पड़ा लहाना सिंह, और लड़की आगे जाकर क्या बन गई, सूबेदारनी बन गई। सूबेदारनी बन गई। और लहाना सिंह जो बच्चों का सैनिक में भर्ती हो गया। सैनिक में किस पद पर भर्ती हो गया, तो जामादार बन गया। जामादार बन गया। और इसका जो सूबेदारनी का पति था वह इसके अंदर काम कर रहा था। सूबेदारनी के पति का जो था बच्चों क्या नाम था, सूबेदारनी के पति का नाम था हाजरा सिंह। क्या नाम था बच्चों, हाजरा सिंह था। और सूबेदारनी का जो बेटा था यानी हाजरा सिंह का बेटा था, उसका जो नाम था बच्चों बोधा सिंह था। क्या था, बोधा सिंह था। और जो सूबेदारनी थी बच्चों, सूबेदारनी जो थी बच्चों, वह लहाना सिंह से क्या रक्षा के लिए क्या आंचल फैलाती है। जब लहाना सिंह क्या सूबेदारनी के घर गया था। ठीक है, जब लहाना सिंह सूबेदारनी के घर पर गया था। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हमने इतना ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया आपसे। तो देखिए अब हमारा क्या आ जाता है कि उसने कहा था कहानी किस तरह से चित्रण है, तो अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा, तो बिल्कुल बता देंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और ये जो उसने कहा था कहानी है बच्चों, ये किसने लिखा था, ये इसकी विधा क्या है, आपसे यह भी पूछा जाता है। तो यह कहानी है और ये किसने लिखा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा था। ठीक है। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा लिया है, लहाना सिंह किस पद पर था। तो लहाना सिंह किस पद पर था, तो हमने आपको बताया था, तभी बताया था कि लहाना सिंह जो बच्चों क्या था, जमादार था। और इसका जो संख्या था, जमादार कितने नंबर का था, और 77 नंबर का जमादार था। 77 नंबर का। तो सूबेदार नहीं, लेफ्टिनेंट नहीं, जमादार। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए अब देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है आपसे, कि सिख राइफल के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था। तो हमें अभी बता दें क्या नंबर था, तो 77 नंबर था। 77 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न लिखा गया, सूबेदार हाजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो हमें अभी बताया उसका जो नाम था बच्चों बोधा सिंह था। बोधा सिंह नाम था। क्या था, नाम था बोधा सिंह। यानी हमारे ऑप्शन नंबर ए ही क्या सही हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए हमने जो उसने कहा था कहानी पढ़ी, किसने लिखा है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। यह कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1900 प्रकाशित में। जयप्रकाश नारायण सॉरी जिस चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था। यह भी ध्यान रखना है। ठीक है। यानी हमारे उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो देखिए 1913 नहीं होगा, 1912 भी नहीं होगा, 1915 यानी ऑप्शन नंबर हमारे सी हो जाए ना, 1900 भी नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए अब 29 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो 1900 देखिए कछुआ धर्म किसकी कृति, यह बताना है, कृति बताना है। तो कृति जो बच्चों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्या जय प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर्मा गुलेरी के। तो देखिए यह जो रचना है कछुआ धर्म, यह जो रचना है बच्चों किसकी रचना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा बच्चों। अब देखिए कुड़माई का क्या अर्थ होता है, यह बताना है। तो कुड़माई जो बच्चों लड़का जो लहाना सिंह था बच्चों, अपने मामा के यहाँ जो रहता था, उसका जो वह था बच्चों लहाना सिंह जो था बचपन में कहाँ रहते थे, तो अमृतसर में रहते थे। अमृतसर में कहाँ रहते थे, अमृतसर में अपने मामा के यहाँ रहते। कहाँ रहते थे, मामा के यहाँ रहते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए कुड़माई का अर्थ क्या हो, यह पूछ रहे थे। देखिए लड़का जो था बच्चों, लड़का वह लड़की से हमेशा पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या
तेरी कुड़माई हो गई है, कुड़माई हो गई है, कुड़माई हो गई है, ऐसा क्यों पूछता था? इसलिए पूछता था कि आप जानते होंगे क्यों पूछता था। तो देखिए कुड़माई का अर्थ होता है बच्चों, कुड़माई का होता है मंगनी। मंगनी जो शादी से पहले होता है उसे क्या कह दे, कुड़माई कह देते हैं। लड़का बार बार पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की क्या कहकर भाग जाती थी? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लड़की धत कहकर भाग जाती थी। क्या कहकर भाग जाती थी? तो धत कहकर भाग जाती थी। ठीक है, यानी हमारा कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए, विवाह नहीं, कड़वी बात नहीं, दहेज भी नहीं। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि सुबेदारनी सुबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? देखिए हमने अभी बताया था कि जब लहाना सिंह सुबेदारनी के घर गया तो सुबेदारनी ने अपना आंचल फैला दिया और कहा कि मेरे पति और पुत्र की क्या करना बच्चों? रक्षा करना। और इसी रक्षा के चक्कर में लहाना सिंह ने अपनी जान दे दी। क्या दे दी बच्चों? जान दे दी, यानी मर गया, यानी मर गया, यानी लहाना सिंह मर गया। और उसके जो हाजरा वो सूबेदार था, हाजरा सिंह और बोधा सिंह को बचाए। सूबेदारनी ने अपने पति की रक्षा किसके लिए किससे कहा? तो लहाना सिंह से कहनी। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या लिखा है? सूरदास किस भक्ति के कवि? तो देखिए सूरदास जो बच्चों पढ़ाए थे हमने, वह सूरदास के जो पद पढ़ाए थे, पद कितने थे? तो 2 पद थे। ठीक है बच्चों, कितने पद थे? 2 पद है। दोनों पदों में वो किसके बारे में कह रहे हैं? तो कृष्ण जी के बारे में बात है, कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं। पहला जो पद में बता रहे हैं कि कृष्ण जी को सुबह होने की संदेश दिया रहा है, सुबह होने की संदेश दिया जा रहा है कि सुबह हो गई, कृष्ण जी को उठाए। और दूसरे पद में भोजन जब कर रहे हैं कृष्ण जी, तब वो क्या क्या कर रहे हैं तो वह बताया गया है। ठीक है, दूसरे पद में। तो ये सूरदास जो थे बच्चों, सूरदास वह कृष्ण की भक्ति करते थे। किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे, यानी राम भक्ति नहीं होंगे, कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिखाई दे रहा है वह सही हो जाएगा। वो सूरदास किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 33 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि वात्सल्य के बीच में अद्वितीय कवि कौन है? तो देखिए वात्सल्य जो रस है, वात्सल्य रस के बीच में अद्वितीय जो कवि है बच्चों हमारा कौन है? तो अद्वितीय कवि जो हमारा सूरदास है। कौन है बच्चों? कि कौन है बच्चों? सूरदास है। सूरदास जो कवि है बीच में वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि है, यानी हमारा जो क्या है सूरदास। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? देखिए दूसरे पद में कृष्ण के बारे में बताया कि भोजन कर रहे थे। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे? नंद की गोद में, यशोदा के गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर। तो देखिए कृष्ण जो भोजन कर रहे थे वह नंद की गोद में कर रहे थे, नंद की गोद में। और खाते खाते कुछ गिराते थे तो कुछ खाते थे, और नंद बाबा के मुख में भी वह लगा देते थे। और यह जो दृश्य थी यशोदा माँ देखती थी। कौन देखती थी? यशोदा माँ देखती। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की रचना कौन सी नहीं? क्या सूर सागर यह तो है, साहित्य लहरी यह भी है, सूर सरावली यह भी है, सतजयी है बच्चों, सतसई जो रचना है बच्चों सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास की रचना बच्चों यह सतसई नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है? सूरदास की किस चीज़ की भूख है? तो देखिए सूरदास जो हमने दूसरा का पद जो पढ़ाया था उस पद में कहा था कि लास्ट में सूरदास जो है कृष्ण से जूठन मांगते हैं। कृष्ण से क्या मांगते हैं? जूठन। कृष्ण जी जब खा लेते हैं तो वो क्या मांगते हैं? जो जूठन मांगते हैं। यानी उन्हें किस चीज़ की भूख है? तो कृष्ण की जूठन की, कृष्ण की जूठन की, प्रेम की भूख है, काव्य रचना की थी भूख है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे ए जो है ये बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें किस चीज़ की भूख है? कृष्ण की जूठन की भूख है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु के नाम के बारे में बताना है। देखिए सूरदास के जो गुरु थे बच्चों वह नर हरिदास, क्या विठिल्लानाथ या वल्लभाचार्य या आनंद दास था। देखिए उनके जो गुरु का नाम था वल्लभाचार्य था। कौन था? गुरु का नाम वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य से उन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। ठीक है बच्चों, किस मार्ग की दीक्षा ली थी यह भी पूछ लिया जाता है, तो पुष्टि मार्ग की। अब देखिए अब हमारा जो 38 नंबर प्रश्न है वह प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो देखिए काशी में उन्होंने कितने वर्ष तक रहा? तो 15 वर्ष तक रहा।
इस 15 वर्ष में उन्हें वेद पुराण ग्रंथ जो थे उन्हें क्या इन्होंने अध्ययन किया, उससे क्या बच्चों शिक्षा प्राप्त किया, अध्ययन किया। तो इसी द्वारा उन्होंने क्या 15 वर्ष तक कहाँ पर रह गए बच्चों, वह काशी में रह गए थे। कौन रह गए थे, तो तुलसीदास। ठीक है बच्चों, यानी अब 10 वर्ष नहीं होंगे, 15 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। यह जो इनकी काफ़ी महाकाव्य है बच्चों, यह जो है बच्चों कैसा है, तो महाकाव्य है। महाकाव्य है, यह सबसे महानतम रचना है इनकी। और यह जो रचना है बच्चों सनवत जो चालू किया था सनवत 1631 में, सनवत 1631 में इन्होंने लिखना क्या बच्चों शुरू किया था इसे। ठीक है बच्चों, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए रामचरितमानस किसकी रचना है, तो जो रचना है तुलसीदास की है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है कि 40 नंबर पूछा जाता है दूसरे पद में तुलसी ने अपने परिचय किस रूप में दिया था। देखिए तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया। तुलसीदास क्या चाहते हैं कि राम जी क्या उनसे बात करें, राम जी के बारे में बताए। और राम जी से बताने के लिए उन्होंने किसकी सहायता ली, तो सीता माता की सहायता ली। किसके लिए, तो सीता माता की सहायता ली। ठीक है, और दूसरे पद में उन्होंने क्या बताया है आपको, ठीक है, निर्बल रूप में बताया, दाता के रूप में बताया और भिखारी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूसरे पद में जो तुलसीदास है अपने आप को भिखारी बता रहे, क्या बता रहे, भिखारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास की रचना बताने की पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी, आखिरी कलन और कवितावली। तो देखिए रचना इनकी बताना है। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न में क्या है, तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं, तो तुलसीदास की रचना नहीं बताना है। तो देखिए पार्वती मंगल है, वैराग्य, संदीपनी है, आखिरी कलन जो बच्चों इनकी रचना आखिरी कलन जो रचना इनकी नहीं है, आखिरी कलन इनकी रचना नहीं है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। देखिए हनुमान बाहु जो रचना है किसकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है। यह जो इसका किसका अंग माना जाता है, तो यह जो अंग माना जाता है कवितावली का अंग माना जाता है। किसका अंग माना जाता है बच्चों, कवितावली का अंग माना जाता है। यानी हमारा जो सही उत्तर हो गया ज्ञान की मंगल नहीं हो गए, गीतावली नहीं हो, श्री कृष्ण गीतावली नहीं हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो बी जो हमारा दिख रहा है वो क्या हो जाए, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला 43 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास का जो मूल नाम था वह जन्म लेते हैं क्या राम नाम का, राम बोले, तो इसीलिए उनका जो नाम रख दिया गया बच्चों राम बोला नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया गया, राम बोला, जन्म लेते ही राम बोले। ठीक है, इसीलिए उनका जो नाम था, क्या नाम था, आप ध्यान रखिएगा, उनका जो नाम रख दिया गया राम बोला नाम रख दिया गया। ठीक है, तो हम चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आपको। तो देखिए हमारा क्या बम बोला, राम बोला, हरि बोला, न्यूज कोई नहीं, तो क्या बोला, तो राम बोला। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर लिखा है तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु के बता रहा है। तो तुलसीदास के दो गुरु थे, पहला जो थे शिक्षा गुरु और दूसरा का जो थे क्या दीक्षा गुरु। तो देखिए दीक्षा गुरु थे, तो देखिए शिक्षा गुरु कौन थे, तो इनके शिक्षा गुरु थे बच्चों शेष सनातन थे। कौन थे, तो शेष सनातन थे जो काशी के विद्वान थे। क्या थे, काशी के, यह क्या थे, विद्वान थे, काशी के विद्वान थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्वान थे, या काशी के क्या थे, विद्वान थे। और इनके जो दीक्षा गुरु थे बच्चों, कौन थे, दीक्षा गुरु, उनका जो नाम था बच्चों नर हरिदास था। नर हरिदास। तो देखिए इनके दीक्षा गुरु थे। तो देखिए ध्यान दीजिए, नर हरिदास नहीं होंगे, रविदास भी नहीं होंगे, शेष सनातन ऑप्शन नंबर उसका नर हरिदास कौन थे, तो दीक्षा गुरु थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम 45 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 45 नंबर लिखा दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी। तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है, प्रणभंग। तो उनकी जो पहली पुस्तक है बच्चों प्रणभंग है। कौन है, प्रणभंग है। ठीक है, उनकी पहली पुस्तक कौन है, प्रणभंग। ठीक है, और देखिए अगला जो लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की संबंध है। तो देखिए अर्धनारीश्वर जो पाठ है बच्चों वह एकांकी है। क्या है बच्चों, वह एकांकी है। विधा पूछ रहे हैं, विधा मतलब क्या है, तो एकांकी है।
तो निबंध नहीं है, कहानी नहीं है, व्यंग्य नहीं है, एकांकी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो अर्धनारीश्वर किस प्रकार का रूप है, हमने बताया था कि यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, आदर्श रूप है, वास्तविक। तो जो अर्धनारीश्वर है शंकर और पार्वती का, वह कल्पित रूप है। कैसा रूप है, कल्पित रूप है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी कल्पित सही हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है, 48 नंबर पूछा जाता है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। और देखिए यहाँ देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। कथन किसका है, तो देखिए इसके बारे में किसने कहा है, तो कि जब जब पुरुष होता है, पुरुष बच्चों, यदि उसमें नारी का गुण आ जाए, किसका गुण आ जाए, तो नारी, तो वह देवता बन जाता है। या वही यदि स्त्री में अगर पुरुष का गुण बन जाए तो वह स्त्री राक्षसी बन जाती है। तो ये किसने कहा जाता है, यह कहा था बच्चों प्रेमचंद्र ने। किसने कहा था, प्रेमचंद्र ने कहा था। ठीक है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है। ठीक है, रामचंद्र, सॉरी प्रेमचंद्र, कौन थे, तो प्रेमचंद्र। अब देखो 39 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर को बच्चों उर्वशी पर जो था बच्चों, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृति के 4 अध्याय पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन दोनों पुरस्कारों को आपको ध्यान में रखना है। यानी अर्धनारीश्वर उर्वशी पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बी हो जाएगा, हुंकार पर नहीं, कुरुक्षेत्र पर भी नहीं। ठीक है, तो हम अगला आज का अंतिम प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि कम्बटुक अम्ब अवसर पाई अम्ब संबोधन किसके लिए। तो देखिए यह जो बच्चों क्या तुलसीदास कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, तुलसीदास किससे कह रहे हैं, तो तुलसीदास माता सीता से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि कबहू अवसर पाकर मेरी बात किससे चला देना, मेरी बात राम जी से चला देना। किससे चला देना, कि राम जी की वह मेरे बारे में जान चले। तो अम जो शब्द है बच्चों किसके लिए लाया गया है, तो अम संबोधन किया गया सीता के लिए। किसके लिए, सीता के लिए। तो देखिए क्या सीता के लिए, राधा के लिए, या अंजनी के लिए, किसके लिए, तो ये जो किया गया बच्चों सीता के लिए किया गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। और ये जो बच्चे थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस क्लास को प्लीज़ दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस परिवार को बढ़ाइएगा। और ठीक है बच्चों, तो आज क्लास हम इतना ही रखते हैं।